हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। टूथ एनामेल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स? व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है ये पूछा है हमसे। जो हमारे जो दांत होते हैं, टूथ, जब हम कोई चॉकलेट खाते हैं या फिर कोई स्वीट खाते हैं तो हमारे दांत क्यों ख़राब हो जाते हैं? ठीक है, सो इसका जो आंसर होगा, हमारा जो टूथ एनामेल होता है ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, Ca3 एंड PO4 ब्रैकेट में 2। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये बहुत ही हार्ड होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम चॉकलेट खाते हैं या फिर स्वीट खाते हैं तो क्या होगा, ये जो चॉकलेट और स्वीट्स, ये जो इनमें शुगर होता है और ये जो शुगर है हमारे दांतों के बीच, ये एक टूथ और ये एक टूथ है, और ये बीच में, यहाँ ये बीच में ये जो ब्लैक कलर का है ये शुगर है जो बीच में फंस जाता है। और माउथ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस शुगर को एसिड में बदल देते हैं। और वही एसिड जो है ये से दांतों के ऊपर डिपॉजिट होता है और धीरे धीरे करके ये हमारे दांतों को ख़राब कर देता है। इसीलिए हमें शुगर और चॉकलेट खाने के बाद तुरंत ही ब्रश कर लेना चाहिए। जो यहाँ पे पूछा है, व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट? सो माउथ पे एसिड बना, अगर माउथ का pH वैल्यू 5.5 से अगर कम हुआ, माउथ का जो pH वैल्यू अगर 5.5 से अगर कम होता है तो क्या होगा, हमारा जो माउथ है, जो दांत हैं, वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले हो या फिर मीठा या चॉकलेट खाने के बाद हमको टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ an element X is 286. To which group and period of the modern periodic table does X belong? And state its valency. तो यहाँ पे आपको पूछा है, कोई एलिमेंट है जिसका नाम है X और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8 एंड 6। तो आपसे पूछा है ये कौन से मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, ये कौन से पीरियड में लाई करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये K शेल हो गया, दिस इज L शेल एंड दिस इज M शेल। सो 3 ऑर्बिट्स हैं, तो इसका मतलब ये थर्ड पीरियड में ही पाया जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ओके, अब नेक्स्ट हमसे पूछा है ग्रुप कितना होगा। सो देखिए, ये K, L और M, यहाँ पे आपका जो वैलेंस सेल है वो है M और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। हमने पिछले क्लास पे भी देखा था, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब 2 से ज़्यादा,
तो 6 में हम 10 को ऐड कर देंगे और जो हमें आंसर मिलेगा वही हो जाएगा हमारा ग्रुप नंबर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, DNA कॉपिंग, व्हाट इज DNA कॉपिंग एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस। अब ये DNA कॉपिंग क्या है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों होता है। देखो, जब कोई सेल डिवाइड होता है, जब ये कोई एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ही ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दैट इज क्रोमोसोम। सो ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिलेगा। जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब एक जो सेल है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, 2 भाग में बट जाते हैं। मतलब जो DNA होता है, क्रोमोसोम तो DNA से लेके बना है ना, तो जो DNA होता है ये DNA भी 2 भागों में बट जाता है। एकदम वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। जो DNA होते हैं वो ऐसे बनते हैं, वो अब एक दूसरे के बिल्कुल ही आइडेंटिकल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई DNA का, जो DNA होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है मतलब क्या, आपका क्रोमोसोम डिवाइड होता है। क्रोमोसोम डिवाइड होता है मतलब क्या, क्रोमोसोम DNA से बना होता है ना, तो DNA भी 2 भागों में बंट जाते हैं। तो वहीं पर क्या होता है, 2 जोड़ा DNA बनते हैं जो बिल्कुल ही एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और यही जो DNA होता है, ये DNA कैरेक्टर, एनिमल का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को बियर करता है, होल्ड करता है कैरेक्टर को। तो जिसके चलते कोई ह्यूमन का अगर कोई ऑफस्प्रिंग होता है तो वो ह्यूमन ही दिखता है। अगर कोई टाइगर का ऑफस्प्रिंग हो वो तो टाइगर की तरह दिखेगा, लायन का ऑफस्प्रिंग हो तो वो लायन की तरह दिखेगा। ऐसा कुछ होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर जीन्स। अब ये जीन क्या है, देखो सेल के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है, DNA। एंड DNA का कुछ पार्ट, सेगमेंट ऑफ DNA इज नोन एज जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। जीन कहाँ पे होता है। सो सिंपल सा आंसर है, ये कोई सेल है, ये है न्यूक्लियस, ये है क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम किससे बना होता है, DNA से। एंड ए सेगमेंट ऑफ DNA इज नोन एज जीन। तो इसका मतलब जो जीन है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24, ऑन एंटरिंग in a medium from air, the speed of light becomes half of its value in air. Find the refractive index of that medium with respect to air. देखो, सवाल को समझने की कोशिश करो। सवाल में आपसे पूछा है, कोई मीडियम है, 2 मीडियम है, ठीक है, 2 मीडियम है। आपसे ये पूछा है, 2 मीडियम है, ठीक है। जो लाइट है वो एक मीडियम से, ऐसे एयर से, ये है आपका एयर, और ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। ये कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। सो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को पास करेगी। यहाँ पर जो पॉइंट पे लाइट हिट कर रही है वहाँ से हम नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं ब्लू कलर से। सो ये हो गया आपका नॉर्मल। और आपसे
ये पूछा है कि जो लाइट की स्पीड एयर में जितनी है, एयर में स्पीड जितनी है, एयर में स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जब दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड आधा हो जाता है, आधा। तो इसका मतलब ये एयर जो है ये रेयर मीडियम हो गया और ये मीडियम 2 आपका डेंसर हो गया। डेंसर मीडियम में लाइट की जो बेंडिंग होती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये आपका इंसिडेंट रे और ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सो यही है क्वेश्चन। आपसे पूछा है ये जो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताओ कितना है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, c अपॉन v। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए लाइट की जो स्पीड है वो एयर में x है। ठीक है, एयर में लाइट की जो स्पीड है एयर में x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x डिवाइडेड बाय ये दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, जितनी एयर में है उससे आधा, मतलब x/2। सो x डिवाइडेड बाय x/2। सो ये है आपका c की वैल्यू, ये है आपका v की वैल्यू। यही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, है कि नहीं। तो थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज इक्वल टू c अपॉन v, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x/2, दैट इज इक्वल टू x इंटू 2/x। सो x से x कैंसिल हो गया और आंसर आपका आया 2। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज 2। यही है हमारा आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर। किलोवाट एंड किलोवाट आवर। देखो किलोवाट, किलोवाट KW, इसका मतलब होता है, किलो का मतलब होता है 1000 और वाट, 1000 वाट को हम कहते हैं किलोवाट। और ये जो किलोवाट होता है इट इज़ द लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। पावर की जो बड़ी यूनिट होती है, पावर की जो बड़ी वाली यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। ठीक है, और किलोवाट आवर, देखो किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000, किलोवाट 1000 वाट है, इनटू आवर मतलब 1 आवर, 1 आवर 1000 इंटू 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁵ किलोवाट आवर। सो इसे दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, देखो यहाँ पे 3.6, यहाँ पे कैलकुलेशन में लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया।
5 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 3 × 10⁶ किलोवाट आवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। जो 26 का जो क्वेश्चन और पे दिया है, ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको मैं दूसरे वीडियो में पेन और पेपर की हेल्प से आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दिया है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, जो प्लेन मिरर होता है, उसमें जो इमेज बनते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो जो प्लेन मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बिल्कुल ही प्लेन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही प्लेन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ही प्लेन होता है। और यहाँ पे ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, और प्लेन मिरर में तो वर्चुअल इमेज बनेगा, सो दिस इज इमेज। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होगा, ये इमेज डिस्टेंस नहीं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस u होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, दोनों की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ये भी बनेगा। और जो इमेज होगा वो लैटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब लेफ्ट हैंड ऑब्जेक्ट का मिरर का राइट हैंड होगा और ऑब्जेक्ट का राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होगा। दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्टेड इमेज। ऑब्जेक्ट का राइट हैंड मिरर का लेफ्ट हैंड होगा, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड मिरर का राइट हैंड होगा। तो इसे ही हम कहेंगे लैटरली इन्वर्टेड इमेज। क्लियर? और इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर के केस पे, रिफ्लेक्शन होने के बाद वही रिफ्लेक्शन कोई स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसीलिए इमेज आपका बिल्कुल ही वर्चुअल बनेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा। तो अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बदले में हमको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, सल्फेट का बैलेंसी 2 यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे और एल्यूमिनियम की 3 सल्फेट के नीचे, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट होता है। ठीक है, ये है मेटल कार्बोनेट। अगर एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से, वो सॉल्ट क्या होगा, चलिए उसको हम ध्यान से देखते हैं। Na2CO3 प्लस HCl, यहाँ मेटल के ऊपर पॉजिटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन मैंने डाल दिया। ये पॉजिटिव इधर आएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन उधर जाएगा तो हमें मिलेगा H2O प्लस CO2। दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पास्ड थ्रू लाइम वाटर। आपके पास लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी के थ्रू अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। क्लियर? चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे 28 में आपसे पूछा है 2 milli of sodium hydroxide is added to a few pieces of granulated zinc metal। आपने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जिंक मेटल के साथ। When the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing। Write the equation of the chemical reaction involved and the test to detect the gas। Name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of a strong acid। ये रिएक्शन के बारे में पूछा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, यहाँ पे ये बेस है और ये मेटल है, बेस और मेटल के बीच रिएक्शन जब होता है तो आपको मिलेगा सॉल्ट मिलेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये होता है सॉल्ट और ये है हमारा गैस। हाइड्रोजन गैस को हम पहचानेंगे कैसे, ये कोई दूसरा गैस भी हो सकता है, हाइड्रोजन गैस है, इसकी क्या गारंटी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ये गैस को, एक टेस्ट ट्यूब में ये हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट करेंगे और फायर में हम दिखाएंगे तो वहाँ पर आपको एक साउंड मिलेगी, पॉप करके एक साउंड बनेगी और इसी को ही हम कहते हैं पॉप टेस्ट। यही टेस्ट होने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये गैस जो है ये हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। Explain the process aerobic respiration in mitochondria of a cell and anaerobic respiration in yeast and muscle cell with the help of Ward equation। तो आपको रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट हो जाता है हमें मिलता है ग्लूकोज जी।
यही ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म जाता है और साइटोप्लाज्म में पाइरूविक एसिड बनाता है, पाइरूविक एसिड। ठीक है, उसके बाद वो पाइरूविक एसिड ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनाता है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चीज़ें बनाता है। फिर यही पाइरूविक एसिड हमारे मसल सेल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू लैक्टिक एसिड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और एनर्जी एटीपी बनाता है, लैक्टिक एसिड एंड एटीपी। फिर वही पाइरूविक एसिड इन द केस ऑफ ईस्ट ये बनाता है एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बॉन्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन all are considered as asexual mode of reproduction. Why? देखो यहाँ पे बॉन्डिंग हो, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, इसको हम असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों? देखो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ ये जो बॉन्डिंग, फ्रैगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन, यहाँ पे कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे का सवाल हम पढ़ते हैं। विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम्स एक्सप्लेन द प्रोसेस रीजनरेशन इन प्लानेरिया। देखो जो प्लानेरिया होता है वो दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। जब ये प्लानेरिया पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो उसकी बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये है, मान लीजिए दिस इज पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी एंड दिस इज पार्ट सी। ये पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो इसके बाद क्या होता है, पार्ट ए से बी और सी पार्ट ग्रो करते हैं, पार्ट बी से ए और सी ग्रो करते हैं एंड पार्ट सी से बी और ए पार्ट ग्रो करते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से एक ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो और वाला क्वेश्चन है, मेंशन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स along with the sex chromosomes that are present in a human female and a human male। अगर वो कोई मेल हुए या फिर कोई फीमेल हुई तो दोनों के केस पे 46 क्रोमोसोम आपको मिलेंगे। अगर नंबर पे आप कहोगे तो 46, अगर पेयर लगाओगे तो 23
पेयर आपको बोलना पड़ेगा। सो ये सेक्स क्रोमोसोम को मिला के होते हैं 46। तो 46 अगर हम लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 44 प्लस XX इन केस ऑफ फीमेल, और मेल के केस में 44 प्लस XY इन केस ऑफ मेल। सो यहाँ पे ये जो 44 होते हैं इसे हम कहते हैं ऑटोजोम्स, और ये जो XX एंड ये जो X एंड Y है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये और ये दोनों हम इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि पेरेंट्स के पास तो 46 क्रोमोसोम है, ऑफस्प्रिंग के पास 46 क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? देखो, ऑफस्प्रिंग तो अपने आप नहीं बनता, स्पर्म और ओवा जब फ्यूज़ करते हैं तब भी बनता है जाइगोट, इसे हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। आपके स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम होगा और ओवा के पास भी 23 क्रोमोसोम होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे 23 पेयर नहीं कहा, सिर्फ 23 कहा। ठीक है, देखो ह्यूमन के सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, गैमेट में क्रोमोसोम आधा होता है। आपके सेल में 46 क्रोमोसोम है और आपके गैमेट में उसका आधा होगा 23। सो यहाँ पे ये जो स्पर्म है आपका, ये जो स्पर्म है ये भी गैमेट है तो इसके पास आधा, और ये ओवा ये भी एक गैमेट है, इसके पास आधा। जब ये दोनों मिलते हैं तो तब बनाते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तब बनाते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट के पास कितना क्रोमोसोम होगा? जाइगोट के पास ये 23 और ये 23 जब मिल जाएंगे तब बनाएंगे दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम्स। तो ऐसे करके जाइगोट के पास भी आपके 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question number 31. In a plant, the trait of flowers bearing purple color is capital P, capital P. अब यहाँ पे कोई प्लांट है और इसके पास पर्पल कलर का फ्लावर है। तो इसके पास पर्पल कलर का फ्लावर है मतलब इसके पास कैपिटल P और कैपिटल P के जीन्स प्रेजेंट है और ये डोमिनेंट ट्रेट है। ओवर वाइट कलर स्मॉल p और स्मॉल p, तो वाइट कलर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया गया है। ये कैपिटल वाला डोमिनेंट है और ये स्मॉल वाला रिसेसिव है। ठीक है, ये स्मॉल वाला है रिसेसिव, स्मॉल वाला दिस इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब ये पर्पल कलर एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव का मतलब ये वाइट कलर एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर? चलिए फिर आगे का सवाल हम पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न of F1 and F2 generation with the help of a cross following the rules of inheritance of traits. State the visible characters of F1 and F2 generation. अब देखिए, प्लांट में आपके कैपिटल P के कैरेक्टर भी हैं और
कैपिटल पी के कैरेक्टर हैं और स्मॉल पी के भी कैरेक्टर हैं। जब गैमेट बनेंगे, जब भी आपके गैमेट बनेंगे तो यहाँ पे गैमेट बनेगा कैपिटल पी और यहाँ पे गैमेट बनेगा स्मॉल पी और स्मॉल पी। ठीक है। सो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल पी और स्मॉल पी। अगर ये इसके साथ भी फर्टिलाइज करेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल पी और स्मॉल पी। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल पी और स्मॉल पी। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमें मिलेगा कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हो कि हमें जो भी गैमेट्स मिले, सारे गैमेट्स में आपका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो प्रेजेंट है। इसका मतलब जितने भी फ्लावर के प्लांट होंगे, जितने भी प्लांट उगेंगे, वो सारे प्लांट्स में आपका जो फ्लावर का कलर होगा वो वायलेट होगा। ठीक है। तो ये तो हमने क्रॉस पॉलिनेट किया। सेल पॉलिनेशन की अगर बात हम करेंगे तो सेल पॉलिनेशन में क्या होगा, ये है आपका प्लांट, ये है आपका प्लांट और इस प्लांट में कैपिटल पी है और स्मॉल पी है। जब गैमेट बनाएंगे तो ये बनाएगा कैपिटल पी और स्मॉल पी। और ये दूसरा है, ये कोई दूसरा सेल है, ये अगर गैमेट बनाएगा तो एक कैपिटल पी होगा और दूसरा स्मॉल पी होगा। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये इससे अगर फर्टिलाइज करेगा तो कैपिटल पी, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा स्मॉल पी कैपिटल पी, और ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो हमें मिलेगा स्मॉल पी ये इसको थोड़ा सा दोबारा मैं बनाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ये देखिए कैपिटल पी स्मॉल पी एक गैमेट, ये कैपिटल पी स्मॉल पी दूसरा गैमेट। हम F2 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके जो गैमेट्स होंगे कैपिटल स्मॉल, इसके भी गैमेट्स कैपिटल और स्मॉल, ये फ्यूज़ करेंगे कैपिटल होंगे, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा कैपिटल और स्मॉल होगा, ये अगर इसके साथ फ्यूज़ करेगा स्मॉल कैपिटल होगा, ये अगर इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो स्मॉल और स्मॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे 3 प्लांट्स मिलेंगे जिन पे वायलेट कलर का फ्लावर होगा और एक प्लांट ऐसा मिलेगा जिसमें वाइट कलर का फ्लावर होगा। ठीक है।